Tony, you gotta get upstairs and get on top of this situation right now. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे एमसीयू से जुड़ी 10 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज को। You're not Iron Man. You're never gonna be Iron Man. For Black Widow, falling in love can be hard, but it can also be incredible. And I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant, and Edgar brought me on. Edgar's my friend. इस लिस्ट में हम एमसीयू में बनी फिल्मों के दौरान हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज को देखेंगे और इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं। एमसीयू से जुड़ी किसी कंट्रोवर्सी को यदि हमने इस वीडियो में मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, एडवर्ड नॉर्टन को बदलना, द एवेंजर्स। इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर यानी हल्क का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने किया था, लेकिन जब इस फ्रेंचाइजी की पहली बड़ी क्रॉसओवर फिल्म एवेंजर्स आई तो उसमें हल्क के रोल के लिए नॉर्टन को हटाकर मार्क रफेलो को ले लिया गया और इससे फैंस बहुत नाराज हुए। Your work on anti-electron collisions is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. नॉर्टन की इस फिल्म से निकलने के कई कारण सुनने में आए। केविन फाइगी का कहना था कि वो एमसीयू की टीम स्पिरिट के लिए ठीक नहीं बैठते थे। ऐसी भी रूमर सुनने में आए कि नॉर्टन फिल्म की स्क्रिप्ट में भी बदलाव चाहते थे, जो उनकी हटने की बड़ी वजह बनी। Hulk is like it's Prometheus, right? The guy who steals fire from the gods. नॉर्टन ने खुद भी माना कि वो हमेशा के लिए सिर्फ एक ही रोल से बंधकर नहीं रह जाना चाहते थे। उन्होंने बिना कोई विवाद करते हुए एमसीयू छोड़ दिया और वो रफेलो के लिए भी अच्छे रहे। शुरुआत में फैंस काफी अपसेट हुए, लेकिन बाद में उन्हें भी ये फैसला पसंद आया और रफेलो इनक्रेडिबल साबित हुए। That's my secret, Cap. I'm always angry. नंबर 9, पुराने शोज, मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज। Do you know Captain America? I've got his action figure, but I lost the shield. So I made him a new one. एमसीयू के बाकी शोज जो नेटफ्लिक्स के लिए बनाए गए, जैसे कि डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, द पनिशर और द डिफेंडर्स, ये शोज व्यूअर्स को काफी पसंद आए थे और क्रिटिक्स को भी। इन शोज के कैंसिल किए जाने से फैंस काफी नाराज हुए। पर इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये रहा कि इन्हें एमसीयू से भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। Says he was framed. Yeah, I could say I'm Captain America, but it doesn't put wings on my head. नेटफ्लिक्स की इन सीरीज की कहानियां और उनके कुछ कैरेक्टर्स द एवेंजर्स में देखने को तो मिले, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल सीरीज से बहुत अलग और कमजोर थे, जैसे कि एजेंट्स ऑफ शील्ड। Tony Stark, the big blonde dude with the hammer, the old dude with the shield, the green monster, and I don't mean Fenway. You can't get better raw footage of the incident anywhere else than right here. ऐसा होने की एक वजह ये भी बताई गई कि केविन फाइगी जो एमसीयू की फिल्मों के इंचार्ज थे और पर्ल मिटल जो कि इन टीवी सीरीज के, इनके बीच आपस में बनती नहीं थी। So go after the big green guy at the flag waver. I wasn't even there. नेटफ्लिक्स भी ये सब कर सकता था, लेकिन अब सब फाइगी के हाथों में है। नंबर 8, स्पाइडरमैन का आयरन मैन पर डिपेंड होना, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। What is it like to take over from Tony Stark? There's some big shoes to fill. स्पाइडरमैन की एमसीयू में शुरुआत की 2 फिल्मों में हमेशा उसका जाना पहचाना स्पाइडर सेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और लोगों को शिकायत थी कि ये सुपर हीरो अब पूरी तरह से आयरन मैन पर ही डिपेंड हो गया है। If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. इस चीज को पसंद करने वाले मानते हैं कि ऐसा होना अच्छा ही है, क्योंकि आयरन मैन तो सबको पसंद है और जिन्हें ये पसंद नहीं आया उन्हें भी इस कहानी में अपनी ही वजह नजर आई। Mr. Stark, it smells like a new car in here. स्पाइडरमैन अब पूरी तरह से आयरन मैन की दी हुई चीजों और रिसोर्सेज पर डिपेंड हो गया है। उसकी शुरू की फिल्मों की कहानी सिर्फ उसके आयरन मैन के रिलेशन के आसपास ही घूमती रहती है। If you were good enough, maybe Tony would still be alive. हालांकि रिलेशन था तो अच्छा, लेकिन सुपर हीरो स्पाइडरमैन का क्या? You're not Iron Man. You're never gonna be Iron Man. नंबर 7, ब्रूस बैनर और नताशा रोमानोफ का रोमांस, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। For Black Widow, falling in love can be hard, but it can also be incredible. कभी कभी प्यार ऐसे लोगों के बीच हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, और कुछ लोगों को लगा कि ब्रूस बैनर और नताशा रोमानोफ के बीच रोमांस होगा। द हल्क और ब्लैक विडो की जोड़ी, ये वाकई अजीब सा लगता है। I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. तो जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इन दोनों को रोमांस करते दिखाया गया तो फैंस का रिएक्शन बहुत ही बुरा था। Hey, big guy. Sun's getting real low. फैंस इससे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ब्लैक विडो को एमसीयू में ढंग की स्टोरी लाइन नहीं दी जा रही है
और कुछ लोगों को लगा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी में भी ये कहानी बेवजह डाली गई है जिसका कोई मतलब नहीं। और ये बात भी सच है कि बाद की मूवीज में ये रिलेशन ज्यादा दिखाया भी नहीं गया। इसके प्लॉट में ब्लैक विडो ने ब्रूस को अकेला ही छोड़ दिया और बाद में उन्हें ज्यादा देखा भी नहीं गया। I adore you. But I need the other guy. नंबर 6, वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ अब म्यूटेंट नहीं है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। And the survivors? The twins. यदि किसी भी कैरेक्टर के साथ बदलाव किया जाता है तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन ही जाता है और मैक्सिमॉफ भाई बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। There's nothing more horrifying than a miracle. कॉमिक बुक्स में वांडा और पिएट्रो म्यूटेंट्स हैं, लेकिन एमसीयू में वो म्यूटेंट्स नहीं हैं। Is that why you've come? To end the Avengers? ऐसा होना मुमकिन भी नहीं था क्योंकि म्यूटेंट्स और एक्समैन के राइट्स भी तब फॉक्स के पास थे और एक्समैन के साथ ही इन कैरेक्टर्स को जोड़ के देखा जाता है। इसके बावजूद भी कैसे भी करके इन कैरेक्टर्स के ओरिजिन को बदल दिया गया जो फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया। हालांकि वांडा विजन में वांडा का ओरिजिन दिलचस्प है और अगली फिल्मों में हम शायद और भी चेंजेस देखेंगे। So, little orphan Wanda got up close and personal with an Infinity Stone that amplified what otherwise would have died on the vine. नंबर 5, नस्ली भेदभाव। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। Tony, you gotta get upstairs and get on top of this situation right now. एमसीयू जितना दुनिया भर में पॉपुलर है उस हिसाब से अनफॉर्चुनेट है कि इसमें नस्ली भेदभाव देखा जाता है। Thank you, Ancient One, for seeing me. You're very welcome. डॉक्टर स्ट्रेंज में एंशिएंट वन के लिए व्हाइट पर्सन को कास्ट करना हो या आयरन फिस्ट का कैरेक्टर हो, ऐसा हमें कई बार देखने को मिला है कि एक ही नस्ल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है। You're not safe here. एमसीयू के लीड कैरेक्टर्स की कास्टिंग के दौरान इसमें डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। Contrary to popular belief, I know exactly what I'm doing. हालांकि एमसीयू की फिल्मों में व्हाइट लोगों के अलावा भी और कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन मेन रोल्स के लिए लगभग व्हाइट लोगों को ही ज्यादा लिया जाता है और इसे बदलने में 8 सालों का वक्त लगा जब टीवी के लिए ल्यूक केज को लिया गया और ऐसे ही ब्लैक पैंथर को बनाने में 10 सालों का। इसको देखते हुए आगे हम और भी उम्मीद कर सकते हैं। We're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU. और ये जरूरी भी है। नंबर 4, मेन रोल्स में फीमेल्स का ना होना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। Fool. Should have learned. I don't learn. One of my issues. जैसे कि एमसीयू में रेसेस के साथ होता आया है, वैसा ही हमें फीमेल्स के साथ भी देखने को मिलता है। This is my bargain, you mewling quim. जैसे कि पहले भी इसमें कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे वो लोकी का विक्टोरियन एज का मजाक हो या क्रिस एवंस और जेरेमी रेनर का ब्लैक विडो पर दिया गया रिमार्क। She's a slut. I was gonna say something along that line. इतने सालों से एमसीयू में फीमेल्स का लीड रोल्स में ना होना वाकई में कंट्रोवर्सीज पैदा करता है। Dad, are you seeing this? Hope, get out of there! हालांकि ब्लैक विडो और गमोरा जैसे कैरेक्टर्स हमें सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते आए हैं, लेकिन 2019 में पहली बार हमें कैप्टन मार्वल में एक सोलो फीमेल लीड कैरेक्टर देखने को मिला। फाइगी इस बारे में कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि लीडिंग रोल्स में फीमेल्स वाली फिल्में सक्सेस नहीं होती और पहले बनी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं, लेकिन अब ये गलत साबित हो चुका है। I have nothing to prove to you. नंबर 3, एडगर राइट और पैटी जेंकिंस का बाहर होना। एंटमैन और थॉर द डार्क वर्ल्ड। It's a trial by fire, Scott, or in this case, water. मार्वल में अक्सर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच टकराव होता रहता है और दो बड़े डायरेक्टर्स एडगर राइट और पैटी जेंकिंस मार्वल छोड़ भी चुके हैं। राइट शुरू से एंटमैन को लिखते और डायरेक्ट करते आए हैं, लेकिन उन्होंने मार्वल के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इसे छोड़ दिया। And I was I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant, and Edgar brought me on. Edgar's my friend. राइट मार्वल के नौकरी पर रखे डायरेक्टर के जैसे काम के साथ कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि उन्होंने पहले फिल्मों को लिखा और डायरेक्ट भी किया था। वहीं जेनकिंस अपनी फिल्म थॉर द डार्क वर्ल्ड की कहानी से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि वो एमसीयू की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और ये फिल्म ज्यादा चली भी नहीं, तो ऐसे में उनका डिसीजन सही भी लगता है। Did she suffer? I did not come here to share our grief. और आज भी फैन यही सोचते हैं कि यदि ये दोनों मार्वल नहीं छोड़ते तो वो मूवीज कैसी बनी होती। नंबर 2, मैंडरिन का ट्विस्ट। आयरन मैन 3। True story about fortune cookies. They look Chinese. They sound Chinese. But they're actually an American invention. आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क के सामने मेन विलन होता है मैंडरिन। अपने पुराने दुश्मनों से अलग
ये विलन कोई टेक जीनियस नहीं है जिसकी टोनी से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। ये बस क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जिसे अमेरिका से नफरत है और उसके रास्ते में आ जाता है टोनी। Where's the Mandarin? Where is it? Whoa, he's here. He's here, but he's not here. He's here, but he's not here. What do you mean? It's complicated. और ये क्या था? Don't hurt the face. I'm an actor. जिससे हमने खतरनाक मैंड्रिन समझा वो बस एक्टर होता है और असली मैंड्रिन एक टेक जीनियस होता है जिसे टोनी पसंद नहीं। I am the Mandarin. आयरन मैन की कॉमिक बुक्स में मैंड्रिन सबसे फेमस विलन है, जैसे कि सुपरमैन का विलन लेक्स लूथर या फिर कहें बैटमैन के लिए जोकर। अब आप सोचें कि बैटमैन की किसी अगली फिल्म में जोकर मेन विलन ना होकर बस एक नकली एक्टर हो। कुछ इसी तरह का रिएक्शन फैंस ने दिया जब उन्होंने आयरन मैन 3 में ये ट्विस्ट देखा। थैंकफुली मार्वल अब इस गलती को सुधारने जा रहा है और आने वाली फिल्म शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में असली मैंड्रिन देखने को मिलने वाला है। There's somebody who wants to meet you. Do I know him? No. But you took his name, and now he wants it back. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सारे वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, जेम्स गन को निकालना। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म्स एमसीयू की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक रही हैं और इसका क्रेडिट जाता है राइटर डायरेक्टर जेम्स गन की मजेदार और ह्यूमरस स्टाइल को। लेकिन डिज्नी ने इस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तीसरी फिल्म के लिए उन्हें इससे बाहर कर दिया। उसका कारण था उनके कुछ पुराने ट्वीट्स जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे। And I know that I have to go away. इस डिसीजन से कई लोग निराश हुए। उनका कहना था कि उनके ट्वीट्स थोड़े खराब जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उन्हें फिल्म से बाहर ही निकाल दिया जाए। फिल्म की कास्ट और क्रू ने भी गन का ही साथ दिया। I was more at the point where I was like, fire me. I don't care. You're going to hear what I have to say. This is the way I feel, and this is. I think you made a bad call. फिर भी उन ट्वीट्स को देखकर समझा जा सकता है कि डिज्नी को ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। गन ने अपनी गलती मान ली और इवेंचुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के लिए उन्हें फाइनली वापस ले लिया गया। So how are you feeling now that he's back? Feel great. क्या आप इससे सहमत हैं? वॉच मुझे हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।